हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट इंडिया को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला था प्रागैतिहासिक काल, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें एक टॉपिक है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु नदी घाटी की खोज के बारे में बात करते हैं तो सिंधु नदी घाटी के सबसे पहले अवशेष टीलोपेंथर नाम के शख्स को मिलते हैं 18वीं सेंचुरी में। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति को सिंधु नदी घाटी के अवशेष मिलते हैं। लेकिन उस वक्त ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता दबी हुई है। समय आता है 1850 के बाद का, जब देश के अंदर डलहौजी वाइसरॉय थे। और उसके समय में देश के अंदर पहली बार रेल चलती है मुंबई से लेकर के थाने के बीच। उसके बाद देश के सभी बड़े शहरों में देश के सभी बड़े शहरों के बीच में रेल का काम चालू हो जाता है। इसी तरीके से उस वक्त के 2 बड़े शहर लाहौर से लेकर के कराची के बीच में रेल का काम चालू होता है। तो उसके बीच में जहाँ पर टीले आते हैं, उन टीलों को एक समान करने का काम चालू होता है। रेल की पटरी बिछाई जाती है, इसलिए वहाँ पर टीलों की खुदाई चालू होती है। और उस टीलों की खुदाई में सबसे पहले सिंधु नदी घाटी के अवशेष प्राप्त होने चालू होते हैं। पहले तो एक कम कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मात्रा में मिलने शुरू होते हैं। वहाँ से ईंटों को निकाल करके रेल की पटरियों के नीचे दबाया जा रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम, एक अंग्रेज अधिकारी, इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं और जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, वह कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई हो। इसीलिए वह जाते हैं लॉर्ड कैनिंग के पास। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त भारत के वायसराय थे। उन्होंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब जो कोई चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है, उन्हें लाकर इंडियन म्यूजियम कोलकाता में लाकर रख दिया जाए। अगर उसमें कोई चीज़ कीमती होगी तो उसे इंग्लैंड भेज दिया जाए, और अगर कोई चीज़ बेकार है तो उसे यहीं पर पड़ी रहने दिया जाए। लेकिन उसके बाद भारत का वाइसरॉय बन के आता है कर्जन। और कर्जन जो है 1905 ईस्वी में एएसआई की स्थापना करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। कर्जन जो था वो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट था, इसलिए वो उस बात पर पूरा ध्यान देता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है, जिसका मुख्यालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता होता है। उसके बाद और भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया जाता है जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल सिंधु नदी घाटी की खोज करने के लिए 2 टीम स्थापित करता है। पहली दयाराम साहनी की अध्यक्षता में, दूसरी आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में। फिर से देखते हैं तो 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले सिंधु नदी घाटी के अवशेष मिलते हैं टीलोपेंथर को, और 1826 में मिलते हैं चार्ल्स मेसन को। लेकिन ये इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। उसके बाद 1850 के बाद रेलवे लाइन बिछनी चालू होती है, तो वहाँ से सिंधु नदी घाटी के ज़्यादा अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं, एक अंग्रेज अफसर इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं और जाते हैं भारत के वाइसरॉय कैनिंग के पास। कैनिंग कहता है कि जो भी कुछ मिलता है उसे इंडियन म्यूजियम कोलकाता में लाकर रख दिया जाए, और जो कोई कीमती चीज़ है उसे इंग्लैंड भेज दिया जाए। उसके बाद अगला वाइसरॉय बनकर आता है कर्जन, जो कि 1905 में एएसआई की स्थापना करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करता है, जिसका मुख्यालय होता है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। जिसके चेयरमैन बनाए जाते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 2 टीम स्थापित करता है, पहली दयाराम साहनी की अध्यक्षता में, दूसरा आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में। दोनों ही टीम अपने काम पे लग जाती है और सिंधु नदी घाटी की खोज करना चालू कर देती है। तो सबसे पहले दयाराम साहनी की टीम 1921 में हड़प्पा नाम के शहर की खोज करती है, जो कि माउंट गोमड़ी जिला पाकिस्तान के अंदर होता है। दूसरी टीम आर.डी. बनर्जी की टीम 1922 यानी कि उससे अगले साल मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज करते हैं, जो कि लरकाना जिला पाकिस्तान के अंदर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा हड़प्पा की खोज बताइए आपको दयाराम साहनी ने की थी, और कहाँ पर है ये? माउंट गोमड़ी जिला पाकिस्तान के अंदर है। वैसे तो सिंधु नदी घाटी में और भी ज़्यादा शहरों की खोज हुई है, लेकिन पहले हम इन 2 शहरों के बारे में बात करते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी शहरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हड़प्पा।
हड़प्पा के अंदर 3 चीज़ें हमें मुख्यतः मिली है। सबसे पहली चीज़ है, जो इसकी सबसे बड़ी इमारत है, एक 12 कक्षों का अन्नागार। अन्नागार ऐसी जगह होती है जहाँ पर अनाज को रखा जाता है। तो सबसे बड़ी बिल्डिंग इसकी होती है हड़प्पा की, जो कि एक 12 कक्षों का अन्नागार है, और वहाँ पे जौ व गेहूँ के अवशेष मिलते हैं। जौ व गेहूँ के अवशेष मिलते हैं, इससे पता चलता है कि उनकी मुख्य फसल जौ व गेहूँ थी। ये है वो 12 कक्षों का अन्नागार। और आप देख सकते हैं आमने-सामने 6 कक्ष बने हुए हैं, यहीं पर अन्न रखा जाता था। दूसरी चीज़ हमें प्राप्त हुई है, वो है एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान, जिसको कहते हैं R37, यानी कि समाधि 37। और यहाँ से हमें 57 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें से 20 के ऊपर रिसर्च नहीं हो सकी, जो कि डिकम्पोज हो चुके थे, यानी कि ख़त्म हो चुके थे। और उनमें से सिर्फ 37 के ऊपर रिसर्च हुई, और इसीलिए इस जगह को कहते हैं R37, यानी कि समाधि 37। हमें इससे इसीलिए पता चलता है कि ये कब्रिस्तान है, क्योंकि जितनी भी लाशों को दफनाया गया था, वो सभी को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया गया था। इसी से हमें पता चलता है कि ये कब्रिस्तान है। यह है वो जगह जहाँ से कब्रिस्तान मिला है। जो तीसरी चीज़ है, वो है उर्वरता की देवी की मूर्ति। दरअसल हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री की गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। और इससे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये उर्वरता की देवी की मूर्ति है, और ये थी वो मूर्ति, आप देख सकते हैं। और फर्टिलिटी की देवी इसे कहा जाता है। तो 3 चीज़, पहला एक 12 कक्षों का अन्नागार, दूसरी चीज़ एक कब्रिस्तान, और तीसरी चीज़ एक उर्वरता की देवी की मूर्ति। तो ये 3 चीज़ यहाँ से प्राप्त होती है हड़प्पा से। दूसरा जो शहर था, वो था मोहनजोदड़ो, जिसको कहा जाता है मृतकों का टीला। आपको पता है कि इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई, और किसकी अध्यक्षता में हुई? R.D. बैनर्जी की अध्यक्षता में। R.D. बैनर्जी की अध्यक्षता में। और इसकी जगह कहाँ पे है? 1922 में खोज हुई, और मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी इमारत हमें मिली है, वो मिला एक विशाल अन्नागार यानी कि ग्रेनरी, जो कि अभी आपको बताया था। वहाँ से भी एक सबसे बड़ी इमारत जो मिली है, वो ग्रेनरी की मिली है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध इमारत है, वो है एक ग्रेट बात है कि स्नानागार। स्नानागार ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग आकर के स्नान करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये है वो विशाल अन्नागार जहाँ पर अन्न को रखा जाता है, और ये है एक विशाल स्नानागार जहाँ पर स्नान किया करते थे लोग। तो 2 चीज़ें, सबसे बड़ी इमारत ये वाली अन्नागार, और सबसे जो प्रसिद्ध इमारत है वो है स्नानागार, यानी कि एक ग्रेट बात जिसको कहते हैं। तीसरी जो चीज़ मिली है, वो नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज की मूर्ति आप सभी को पता है, भगवान शिव की नृत्य करती हुई की मूर्ति को नटराज की मूर्ति कहते हैं। ये है वो नटराज की मूर्ति। तो जो चौथी चीज़ मिली है, वो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ भी भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं। ये है वो पशुपतिनाथ की मूर्ति। जो 5वीं चीज़ मिली है, एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, एक प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है। जब भी आप सिंधु नदी घाटी को सर्च करते हो गूगल पे, तो सबसे पहले यही आता है, एक प्रिस्ट किंग, जो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। तो जो 5 चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, उनका रिवीजन करते हैं। एक तो मिला एक विशाल अन्नागार, दूसरा मिला एक विशाल स्नानागार, तीसरा मिला एक नटराज की मूर्ति, चौथा मिला है पशुपतिनाथ की मूर्ति, और 5वीं चीज़ मिली है एक पुरोहित राजा की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। छठा जो चीज़ मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। और यह मूर्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यह कांसे की बनी हुई है। कांसे यानी कि ब्रोंज की बनी हुई है, और उस वक्त ब्रोंज तांबा व टिन को मिला करके बनाया गया था। यह है वो मूर्ति। अगली जो चीज़ मिली है, वो है एक स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह आप सभी को पता है, आप सब घर में इस्तेमाल करते हैं, आपके आसपास भी स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं। ये है वो स्वास्तिक के चिन्ह, जो कि हर जगह से मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, देख सकते हैं आप। अगली जो चीज़ मिली है, वो प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक मकान में कुएं होते थे, और वो ऐसे दिखते थे, आप देख सकते हैं। अगली जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ है, वो है एक श्रृंगारदान, एक मेकअप बॉक्स। ये हर तरीके के मेकअप उसमें मिलते हैं। अगली जो चीज़ हमें मिली है, वो है एक मोर पर नाव का चिन्ह। एक मोर है, उस पर नाव का चिन्ह बना हुआ है, वो ऐसे दिखती है। तो रिवीजन करते हैं। तो छठी जो चीज़ हमें मिली थी, एक नर्तकी की मूर्ति, जो कि कांसे से बनी हुई थी, और कांसे को बनाया गया था तांबा और टिन को मिला करके। जो अगला चीज़ हमें प्राप्त हुई थी, वो है स्वास्तिक का चिन्ह। अगला 8वीं थी, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य। 9वां थी एक श्रृंगारदान।
दसवती एक मोर पर नाव का चिन्ह। जो सिद्धू नदी घाटी के बाकी बचे हुए शहर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए भाई शेयर करो वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।